स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग किठौड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे HD यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका जो लास्ट चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा है, नव और धारा वाला करा है। 2 क्लासें उसकी बनाई थी मैंने आपके लिए। एक बेहतर तरीका था, अगर आप उसे देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि नव धारा वाले क्वेश्चन आपको समझ न आए, क्योंकि नव धारा वाले क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते हैं स्टूडेंटों को अधिकतर। तो एक बार आप 2 क्लास देख ले वो मेरी, तो फिर नव धारा की प्रॉब्लम तो आपकी समाप्त हो जाएगी। अब आज जो नया चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्षेत्रफल, है ना। मेंसुरेशन वाला जो पार्ट होता है आपका क्षेत्रफल और आयतन वाला, तो उसमें पहले क्षेत्रफल वाला है। तो आज जो क्षेत्रफल में हम बातें आपसे करने जा रहे हैं उसमें जो है स्टार्टिंग में जो 41 तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 41 तक त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है। तो आज आपसे मैं जो बात करने जा रहा हूँ त्रिभुज के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? त्रिभुज के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्यामिति के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जो आज मैं कुछ, क्योंकि आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, ठीक है। और अगर किसी और चैप्टरों की आपको वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जाके होम पे जाके फिर वहाँ ऊपर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपको चैप्टर वाइज वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज त्रिभुज। देखो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तिर माने 3 और भुज माने भुजा। 3 भुजाओं से निर्मित आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से निर्मित आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज का साइन है। त्रिभुज ना लिख के ऐसे भी आप कर सकते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे ये त्रिभुज है आपके सामने। त्रिभुजों के प्रकार भी होते हैं, पर अभी प्रकार पे हम नहीं जा रहे हैं। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। इन्हें इनके शीर्ष बोलते हैं। तो एक त्रिभुज में 3 तो शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष। ये ज्यामिति के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज आपकी। 3 शीर्ष होते हैं, ये ए, बी और सी। ये 3 शीर्ष हैं आपके, ए, बी और सी, ठीक है। और 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजा। एक भुजा तो ये हो जाएगी ए बी, एक भुजा हो जाएगी ये बी सी, और एक भुजा हो जाएगी ये ए सी, ठीक है। 3 भुजा होती हैं आपकी इसमें, 3 शीर्ष होते हैं, और 3 इसमें आपके एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एंगल। एंगल बोले तो ये एक एंगल ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। 3 कोण होते हैं, ठीक है। अब कोण का साइन, जैसे ये सपोज करें, अभी तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है इसने, वरना जो दिया हुआ होता वो लिख लेंगे। फिलहाल अगर इसे शो करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, कोण ए, ये कोण का साइन होता है, कोण बी और कोण सी, ठीक है। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज नंबर 4 लिख रहा हूँ
के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, बोर मत होना, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ आपको नहीं है, आपको नहीं आती ये चीज़ें या नहीं पता है आपको, तो आपको ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आने के। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, डिटेल ही आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अगर ये चीज़ें आपको आज समझ में आ गई तो आपको ये चैप्टर भी बहुत आसान लगेगा, और ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर होता है वो भी बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो 3 शीर्ष 3 भुजाएं 3 कोण और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अब इससे आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है थोड़ी सी, वो प्रॉपर्टी मैं आपको लिखाता हूँ। एक त्रिभुज हम बना के रख लेते हैं, ये लीजिए, ए बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी आज आप इन्हें नोट कर लें, एक जगह नोट कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है या बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है या अधिक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत काम आएगी आपके। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है या अधिक होता है। अब जैसे ये है, तो ये वाली भुजा को आप ए मान लें, इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल बी मान लें, और इसके सामने वाली को स्मॉल सी मान लें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये वाली भुजा, जैसे भुजा ये है ए प्लस बी, तो ये बड़ी होगी किससे? भुजा सी से, क्योंकि ये वाली भुजा तो ए है और ये वाली भुजा बी है। तो अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो तो इन दोनों का योग इससे हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, और अगर आप ए और सी को ऐड कर रहे हैं तो ए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का योग इससे बड़ा आएगा हमेशा। ठीक है, और अगर आप इन दोनों वाली भुजाओं को ऐड कर रहे हैं, बी को और सी को, तो इनका योग जो है हमेशा इससे अधिक आएगा। ये एक त्रिभुज की पहचान है। ठीक है ना। अगर आपने सपोज करें यहाँ पे आपने क्या लिया है, 5 लिया है, और यहाँ पे आपने 4 लिया है, और यहाँ पे आपने 2 लिया है। ठीक है, अब आप चेक करके देखो, अगर इन दोनों भुजाओं को लेते हैं तो 5 और 4 9, तो इससे ज़्यादा है ना 9। ठीक है, और अगर इन दोनों को लेते हैं 4 और 2 6, तो इससे ज़्यादा है इन दोनों का योग। और अगर इन दोनों को लेते हैं 5 और 2 7, तो इससे ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाएं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हैं तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है, तो तीसरी भुजा उन दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है।
जो दो भुजाएं आपको ज्ञात हैं। तो तीसरी भुजा उन दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है। ठीक है, अगर आपको दो भुजाएं ज्ञात हैं तो वो जो शेष तीसरी भुजा है वो उन दोनों भुजाओं के अंतर से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, जैसे सपोज करें ये भुजा एक 12 है और ये एक भुजा 10 है और इसका आपको नहीं पता है, तो ये कितनी हो सकती है। तो ये तीसरी भुजा जो होती है, अगर दो भुजा आपको ज्ञात हो तो तीसरी भुजा कितनी हो सकती है, तो उन दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी। तो ये 12 माइनस 10 के अंतर से बड़ी होगी, मतलब 2 से बड़ी होगी ये भुजा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। और इनके योग से छोटी होगी, योग से क्या होगी, छोटी होगी। इनके योग से कैसी होगी, ये छोटी होगी। ठीक है, अब योग 12 और 10 कितना होगा, 22। तो 22 से तो छोटी होगी और 2 से बड़ी होगी। कहने का मतलब है ये वाली भुजा जो है 2 से तो छोटी होगी और 2 से तो बड़ी होगी और 22 से छोटी होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 22 से तो ये छोटी होगी और 2 से ये बड़ी होगी। ठीक है, इस तरह ये वाली भुजा, अगर ये कंडीशन यहाँ आपको दी गई है इसमें, तो ये वाली भुजा जो है 2 से तो बड़ी होगी और 22 से छोटी होगी। 22 से क्या होगी, ये छोटी, इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दी गई हैं तो तीसरी भुजा उन दोनों भुजाओं के अंतर से तो बड़ी होती है। अंतर से क्या होती है, अंतर से बड़ी होती है और योग से तो छोटी होती है, जो कि मैंने पहली प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी। ठीक है, आपको अभी ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या समझा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, पर ये बहुत काम आएगा आपके ज्यामिति में और ज्योमेट्री जो होता है आपका। तो ध्यान से आप देखते जाएं, इसे नोट करते जाएं। प्रॉपर्टी 3 पे आप आ जाएं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, देखो ये त्रिभुज बना हुआ है। आप चाहें इसे ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, इस भुजा को थोड़ा सा इस तरह, इस वाली भुजा को भी निकाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यही वाली भुजा, या इसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक ही को लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। कैसा कोण कहते हैं, इस वाले कोण को बाह्य कोण कहा जाता है। तो ये जो बाह्य कोण होता है, शेष दो कोण आंतरिक जो होते हैं, अंदर के कोण, ये और ये, इनके योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि कोण x बराबर हो जाएगा कोण A प्लस कोण B। ये आपको पता होना चाहिए कि बाह्य कोण शेष आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी तो आपकी हो चुकी हैं। एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, देखो जैसे एक त्रिभुज है, A, B और C, ठीक है, और इसकी ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, मतलब AB बराबर AC है। ठीक है, तो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो एंगल B बराबर एंगल C, एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये है।
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके दो एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में जानकारी हो गई है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। और क्षेत्रफल में भी सबसे पहले क्वेश्चन जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पा जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कई तरीके से निकलता है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या उसने दिया गया है ना। यदि आपको नंबर 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे ज्ञात करना है और उसने आपको ऊंचाई और आधार दिया गया है, अभी ये बात नहीं चल रही है कि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, नहीं। जब बस आपको ये ओपन ना किया गया हो कि त्रिभुज कौन सा है, बस ऐसे ही हुई कि त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है और उसका आधार इतना है तो क्षेत्रफल पूछा गया हो, तो नंबर 1 क्या है, जब त्रिभुज की ऊंचाई और आधार दिया गया हो। जब त्रिभुज का आधार व ऊंचाई ज्ञात हो, ठीक है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, बस ये ओपन ना किया गया हो कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है और आपको उसने आधार और ऊंचाई दे रखी है और उसका आपसे क्षेत्रफल पूछे, तो फिर क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और गुणा आधार गुणा ऊंचाई, गुणा क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। सबको पता भी हो, जिसे नहीं पता वो देख ले। अगर आपको किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी गई है और आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा गया है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। जैसे मैं आपको बताऊं, ये इस तरह त्रिभुज है, ये ABC, तो ऊंचाई ये होगी इस तरह, यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल होगा आपका, है ना, और ये D, ठीक है। तो आधार क्या होता है, जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है जिस भुजा पे, तो आधार 90 डिग्री का एंगल तो इस पे बन रहा है, किस पे स्थित है, इस पे, तो ये तो आधार होगा और ये उसकी ऊंचाई होती है जिसे लंब बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर यहाँ से क्षेत्रफल निकालें तो A बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या है BC, 1/2 गुणा BC गुणा और ऊंचाई कितनी है AD, ठीक है। अब A में से यहाँ क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है, समझ रहे होंगे आप। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। अब आप कहोगे कि जी आपने ये तो बता दिया तो इस तरह क्यों बताया, क्योंकि इसमें एक ऐसा हो सकता है, आपको एक इस तरह भी आपको त्रिभुज मिल सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ना हो के ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल है, समझ रहे, समझना ध्यान से। ये भुजा आपकी है ये और ये 90 डिग्री का आपका एंगल है यहाँ पे। तो अब आधार और ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ आपको D मानना होगा। तो आधार वो होता है जिस पे 90 डिग्री का एंगल स्थिर होता है, जिस पे 90 डिग्री का एंगल खड़ा होता है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे है ये, तो इस बार आधार AC है, तो यहाँ से जो क्षेत्रफल आपका आएगा ना इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार, तो आधार जो है AC है और गुणा ऊंचाई, अब इस बार ये हो जाएगा BD। समझ गए होंगे आप, है ना, समझ गए होंगे ना, ले लीजिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया जब आधार और ऊंचाई दे रखी हो, और एक होता है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप सभी त्रिभुजों के लिए बता रहा हूँ, बाह्य भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, बाह्य भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, बाह्य भुजाओं का योग, परिमाप। ये हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, परिमाप और देख लें।
बाह्य भुजाओं का योग ठीक है। ये परिमाप होता है आपका। अगर ये त्रिभुज है आपका इस तरह बना हुआ ABC और ये भुजा A है, ये B है और ये C है, तो अगर इसका परिमाप आपको निकालना है तो इसका परिमाप हो जाएगा A + B + C। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के लिए। ठीक, तो एक प्रॉपर्टी मतलब एक तरह से तो क्षेत्रफल निकालना हमने सीख लिया है। जब किसी भी त्रिभुज का हमें आधार और ऊंचाई दी गई हो तो क्षेत्रफल निकालते हैं ऐसे। अब आगे चलते हैं, नंबर 2 पे आ जाएं। नंबर 2 क्या कंडीशन है? जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो तब क्षेत्रफल क्या होता है ना? तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो तो तब क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल को कैपिटल ए से लिखते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है √S × S - A × S - B और × S - C। ठीक है, अब ABC तो हैं यहाँ, स्मॉल ABC जो हैं ये तो हैं त्रिभुज की भुजाएं। और S क्या होता है? S होता है अर्ध परिमाप। S क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। जैसे ये ही त्रिभुज है इस तरह से और ये भुजाएं ABC, इसकी भुजा A, इसकी ये B और ये C। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो भुजाएं दी गई हैं आपको, तीनों भुजा ज्ञात हैं। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल इसने पूछ लिया है। तो फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है √के अंदर S × S - A, S - B, S - C। अब S क्या होता है? S होता है अर्ध परिमाप। S बराबर क्या होता है? ये होता है अर्ध परिमाप। और इसे निकालते कैसे हैं? ये होता है परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? बाह्य भुजाओं का योग। तो A + B + C और ये अर्ध होता है तो अर्ध में साता होता है तो /2। अपॉन में कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2। जैसे सपोज करें ये 5 था, ये 2 था, ये 3 था। ठीक है, 5 3 8, 5 2 7, 3 2 5 नहीं होने का, 4 लेना पड़ेगा। 5 2 7, 5 4 9, सही है, अब सही है। अगर ये होता तो परिमाप यहाँ से क्या आता? अर्ध परिमाप। S बराबर तो 5 + 4 + 2/2। ठीक है, 5 4 9 और 2 11/2। ठीक है, इस तरह आता कुछ। ये अब मान के दिया, पॉइंटों में तो नहीं आता है, पूरा आता है। ठीक है, तो समझ गए आप दूसरी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है जब तीनों भुजाएं ज्ञात हों। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसे आप देखें। अब आगे बढ़ जाते हैं, इससे आगे चलते हैं। एक प्रॉपर्टी और आपको बतानी है अभी। क्या प्रॉपर्टी है? जैसे सपोज करें 2 समांतर भुजाएं हैं। एक समांतर भुजा ये है और एक समांतर भुजा ये है, ये M और ये N। ठीक है, अब यहाँ बिंदु A है ये ऐसे और ये बिंदु B है A B और ये क्या है C। इस तरह D, इस तरह E है ना, इस तरह F। आप सोचोगे ये क्या है? देखो, ये प्रॉपर्टी होती है 2 समांतर भुजाओं के बीच में जितने भी त्रिभुज हैं अगर उनका आधार समान है, ये जितना भी त्रिभुज है, जैसे ये A B, ये रहा A B C, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है A D B, एक त्रिभुज ये है और 2 त्रिभुज और हैं।
तो दो समांतर भुजाओं के बीच जितने भी त्रिभुज हैं, जितने भी त्रिभुज होते हैं, अगर उनका आधार सेम हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। उनका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का, ये बाद में लिख देंगे, बराबर त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज ABE और बराबर त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल समान होगा, का क्षेत्रफल समान होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे आगे बढ़ जाते हैं। तो दो तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हैं, जब आधार और ऊंचाई दिया हो और जब तीनों भुजा दिया हो। अब क्या है, जब दो भुजा और एक कोण ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं, तो अगली प्रॉपर्टी जो है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं व एक कोण ज्ञात हो, एक कोण ज्ञात हो, है ना। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं व एक कोण ज्ञात हो तो तब क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज बना लेते हैं, A B और C, ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, इसका नहीं पता है, और एक एंगल पता है ये। ठीक है, इस तरह से, है ना। ये वाली भुजा हमको पता है, ये वाली भुजा हमको पता है, ये वाली भुजा हमको नहीं पता है, और इनके बीच का एंगल हमको पता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखाया है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं व एक कोण ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल अब कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा भुजाओं का गुणनफल और गुणा साइन थीटा। अब थीटा की जगह जितना भी एंगल होगा वो यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है त्रिभुज का, कब, जब दो भुजाएं और एक एंगल ज्ञात हो। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल। त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले देख लेते हैं, जैसे ये त्रिभुज है इस तरह बना हुआ। ठीक है, तो अंतवृत्त कैसे बनेगा, ऐसे, इस तरह से इसकी तीनों भुजाओं को टच करता हुआ बनेगा। तो ये जो इसका सेंटर होगा, किसका, वृत्त का केंद्र जो होगा, वो ही त्रिभुज का भी केंद्र होगा, वो भी क्या होगा, त्रिभुज का भी केंद्र होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वृत्त की त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की क्या होगी, ये त्रिज्या। ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या गुणा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। वृत्त की त्रिज्या
गुणा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? ये विरत, अंत विरत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। जब किसी त्रिभुज के अंदर विरत हो तो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो ये क्या होता है, त्रिभुज की त्रिज्या, तो इसे तो r से डिनोट करते हैं, और अर्ध परिमाप क्या होता है, s। अर्ध परिमाप क्या होता है, s होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज के अंतर्वृत्त। अब एक होता है त्रिभुज के परिवृत्त या त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। आगे चलते हैं, त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल नंबर 6, त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं, थोड़ा छोटा ही ले लेते हैं, ठीक है। ये तो ये जो बनेगा आपका लगभग इस तरह कुछ बनेगा, ए बी और सी। तो ये तो इसका सेंटर होगा, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, है ना, या यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। इस वाले वृत्त की त्रिज्या जो है केंद्र से यहाँ तक होगी। तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज के परिवृत्त। अब इसे परिवृत्त भी बोल देते हैं या बाह्य वृत्त भी बोल देते हैं। तो त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर ए गुणा बी गुणा सी। मतलब ये इनकी भुजाएं हैं, ए है, ये बी है और ये सी है, बटे 4 गुणा त्रिज्या, ये 4 गुणा त्रिज्या। त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल या त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के परिवृत्त हो गया है, त्रिभुज का बाह्य वृत्त भी हो गया, ठीक है। अब त्रिभुजों के प्रकार पर चलते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और उनके साथ साथ क्षेत्रफल भी देख लेंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब सम माने तो समान होता है, सम माने समान, बाहु माने भुजा। जिसकी सारी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो जैसे ये त्रिभुज है, ये, ठीक है, ए बी और सी, तो इसे भी ए, इसे भी ए, इसे भी ए। इस बार तीनों को बराबर मानेंगे, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है, तीनों एंगल भी इसके बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल बी और बराबर एंगल सी, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसलिए तीनों एंगल भी इसके क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो और कितने डिग्री के होते हैं तीनों एंगल, ये भी पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। 60 दूनी 120 और 60 तिया 180, क्योंकि बराबर बराबर होते हैं ना, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए तीनों एंगल भी इसके क्या होंगे, वो बराबर ही होंगे, ठीक है। तीनों ये भी क्या होंगे, इसके बराबर ही होंगे, है ना। अब इसके क्षेत्रफल पे आ जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है,
समबाहु त्रिभुज का, तो वो होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा को आप ए मान सकते हैं, तो ये तो इसका क्या हो चुका है, क्षेत्रफल हो चुका है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया, चाहो तो वो मान लो बाह्य भुजाओं का योग, तो a + a तो कितना हो गया 3a, या वही याद रखें आप बाह्य भुजाओं का योग, या मैं लिख देता हूँ परिमाप इसका होता है किसका, ये समबाहु त्रिभुज की बात चल रही है, तो इसका परिमाप होता है 3a, मतलब तीनों भुजाओं का योग जब आप करोगे तो 3a ही आएगा, या 3 गुणा भुजा। ठीक है, अब इसकी एक ऊंचाई और होती है, समबाहु त्रिभुज की क्या होती है ऊंचाई, यहाँ से ऐसे, जिसे माध्यिका भी बोलते हैं। माध्यिक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका समान होती है, ये आप याद रखना, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और ऊंचाई जो है वो समान होती है। वो कैसी होती है, इक्वल होती है, तो इसकी ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है, किसकी, समबाहु त्रिभुज की। तो बस यही बातें हैं इसमें समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, और ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा। अब दो बातें और बची हैं, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या या बाह्य वृत्त की, जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या और लिख लें, समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या, तो वो कितनी होती है, समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या पता है क्या किसी को कितनी होती है, तो ये होती है भुजा बटे 2√3, भुजा बटे 2√3 होती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या, और एक होती है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, तो वो भुजा बटे √3 होती है। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त या बाह्य वृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या, की त्रिज्या, तो ये क्या होता है, भुजा बटे √3, भुजा बटे √3। तो समबाहु त्रिभुज में इससे अलग और कुछ आपको नहीं मिलने का है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हें बता दिया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको बता दिया, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको बता दी है, और समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या आपको बता दी, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या आपको बता दी। समबाहु त्रिभुज होता क्या है, पहचान क्या है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे है दूसरा है, अच्छा एक बात और इसमें रह गई है, समबाहु त्रिभुज देखो जल्दी से, ये तो अंतवृत्त हो गया है और ये परिवृत्त हो गया, तो इसकी जो त्रिज्या होती है इसे ये यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो यहाँ से यहाँ तक होती है। इसे स्मॉल r से लिखते हैं, इसे कैपिटल R से लिखते हैं। तो इनकी जो त्रिज्याएं हैं, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतवृत्त की जो त्रिज्याएं हैं, इनमें 2:1 का अनुपात होता है, R कैपिटल और स्मॉल r, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतवृत्त की त्रिज्याओं में 2:1 का अनुपात होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं, ये बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे कैसा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये है
सपोज कर लें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। सपोज करें ये दोनों भुजाएं इसकी समान हैं, तो इसे हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके ये दोनों एंगल भी समान होंगे, दोनों एंगल भी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जितनी भुजाएं समान होती हैं उतने एंगल भी उसके क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये एंगल भी समान होंगे, ये दोनों भुजाएं भी समान हैं। अब इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, क्षेत्रफल पता है किसी को? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b/4 और अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस के b², 4a² माइनस के b²। ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, b/4 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b²। अब b क्या है और a क्या है? a तो वो है जो दोनों भुजाएं समान है, और b वो है जो इनके समान वाली भुजा नहीं है। तो असमान भुजा बटे 4 अंडर रूट 4 गुना समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग रूट के अंदर। तो ये इसके समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, आपका फॉर्मूला है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है। इससे आगे आ जाए, एक होता है ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है ओनली, एक होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब उसकी दो भुजाएं भी समान हो और दो एंगल भी समान हो, पर उसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो एक एंगल? उसमें 90 डिग्री का हो। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये तो मोस्टली बच्चों को पता होता है ना। जिसे नहीं पता वो तो अब देख रहा है। पर अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आ जाए और उसका क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो फिर आपको क्या करना होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ना, या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण, समकोण त्रिभुज। अगर दो भुजा बराबर हैं और एक एंगल उसमें 90 डिग्री का है तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, देखो। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। उस भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और एक भुजा को आधार बोलते हैं और एक भुजा को लंब बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा, या इसमें मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे चल के। अभी फिलहाल यहाँ देख लें इसे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, अगर आपको कर्ण दिया गया है और आपसे कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बटे 4, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बटे 4। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और उसमें आपको कर्ण दिया गया है और आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल ना दिया गया हो, आधार दिया गया हो, अगर क्षेत्रफल ना दिया गया हो और आधार दिया गया हो, तो फिर उसका क्षेत्रफल क्या होगा, फिर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बटे 2 होगा। ये ध्यान रखना, अब 4 नहीं होगा। और अगर कर्ण भी नहीं दिया है, आधार भी नहीं दिया और लंब दिया गया है, तब क्षेत्रफल क्या होगा, तो तब हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटे 2। समझ रहे हैं आप? इसका नोट आपको बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, आपको बहुत काम आएंगी आगे, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया है। अब एक त्रिभुज और बचा है, विषमबाहु त्रिभुज। इसके बारे में मैं वैसे आपको पहले बता चुका हूँ। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं असमान हो, जिसकी सारी भुजाएं असमान हो, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज।
तो इसका क्षेत्रफल भी मैं आपको लिखा चुका हूँ पहले ही, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगर विषमबाहु त्रिभुज है और उसमें आधार और ऊंचाई अगर आपके पास है, आधार और ऊंचाई आपके पास है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई। ठीक है, और अगर आधार और ऊंचाई नहीं है तब क्षेत्रफल बूझ रहा है, तो फिर ये है √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, फिर ये है। ठीक है ना, फिर ये आपका हो जाएगा। और अगर 2 भुजा और एक एंगल दिया गया है तो फिर क्षेत्रफल ये मैं आपको लिखा चुका हूँ, मतलब इसे बताने की आपको आवश्यकता नहीं थी इस वाले की। 1/2 AB गुणा साइन थीटा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले विषमबाहु त्रिभुज के लिए लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात आती है समकोण त्रिभुज की। किसकी बात आती है? समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जैसे सपोज करें ये इस तरह, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ण। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है इसमें समकोण त्रिभुज में, ABC। तो ये कर्ण है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? लंब। तो समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम लगती है जिसे पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो वो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबको इसको पता होता है, इसके बारे में सबको। जिसे नहीं पता है वो यहाँ पे देख ले कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब सपोज करें आपको इसने 2 भुजाएं आपको दी हैं, एक तो 3 है, ये वाली भुजा कितनी है? 3 है, और ये वाली भुजा कितनी है? 4 है, और आपको कर्ण निकालना है। आपको क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलेगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25। अब जब इस पे स्क्वायर है तो सामने वाले पे रूट चढ़ा देते हैं, इधर से स्क्वायर हट जाता है। तो कर्ण बराबर, तो 25 किसका रूट है? 5 का। तो कर्ण कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब बार बार ऐसे निकालेंगे तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में, है ना। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ। एक डोबेनाइल एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कुछ त्रिक दिए थे। क्या दिए थे? त्रिक। तो तुम्हें त्रिक के नाम से याद रख लेना। किसके नाम से याद रख लेना है? त्रिक। तो ये 4 त्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली यही आते हैं। जैसे एक तो यही हो गया अभी जो आपने लिखा था 3, 4 और 5। ठीक है, 3, 4, 5 होता है। दूसरा त्रिक 5, 12, 13 होता है। 5, 12 और 13 होता है। और तीसरा जो त्रिक आपका होता है वो 7 से स्टार्ट होता है। 7, 24, 25 होता है। 7, 24 और 25 होता है। और चौथा जो त्रिक बोलते हैं इसे 3 होता है। 8, 15 और 17 होता है। 8, 15 और 17 होता है। ठीक है, तो ये ही इस तरह समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं आती हैं। ठीक, तो आप इन्हें याद कर लें। और इनसे ये इस मेरे लिखने का मतलब तात्पर्य ये है जिससे आपका थोड़ा टाइम बच जाए। मोस्टली यही आती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि इनके अतिरिक्त नहीं आ सकती हैं, रूट में भी आ जाती हैं। तो वो आपको मैंने बता दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पर मोस्टली ये आती हैं। अगर इन त्रिक को आप याद करें तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा आपका। तो आज जो मैंने आपको बताया है त्रिभुज है उसके बारे में आपको सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आपको बता दिया है। अब इसमें 1 से लेके 41 तक क्वेश्चन जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित हैं, तो उन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।